कक्षा 10 का आज हमारा पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से तथा हिंदी में प्रेमचंद्र के नाम से लिखते थे। हिंदी साहित्य के कहानीकारों और उपन्यासकारों में प्रेमचंद्र का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने अपने लेखन से हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नई दिशा तथा गति प्रदान की। इनकी भाषा शैली सरल तथा सुबोध है। इन्होंने स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी की नौकरी करने के अतिरिक्त हंस, माधुरी जैसी कई प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 8 अक्टूबर 1938 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं 8 खंडों में मानसरोवर शीर्षक से प्रकाशित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गवन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, प्रतिज्ञा तथा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण है। बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी समय में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से कम काम लेना पसंद करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाया करते थे। बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पायदार अर्थात मजबूत। मैं छोटा था। यहाँ लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लेखक छोटे हैं, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 वर्ष की थी और वह 14 साल के। उन्हें मेरी तमवीही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव में अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब की हाशिए पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसे शब्दों की रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना सामंजस्य। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उससे पूछने का साहस भी न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही कहाँ। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने ही किया था, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्तिबाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्या
क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए और स्कीम तैयार की काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 घंटे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर। इस प्रकार सारा समय पढ़ाई लिखाई में जाता। विश्राम का तो कोई जगह ही नहीं थी। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हूँ। मैं उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे छोड़ना पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान सा हो गया। मेरा आत्मसम्मान और भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। भाई साहब ने इसे भांप लिया और उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौट रहा था, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। इस साल तो पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हारा दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए। रावण तो भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत हुआ। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। इसी प्रकार यदि तुम सोचते हो कि तुम हमेशा अव्वल दर्जे में रहोगे, तो ऐसा नहीं है। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, और ज्योमेट्री तो अस खुदा ही पन्हा, अर्थात अ ब ज की जगह ज अ स लिख दिया तो सारे अंक कट गए। कोई इस निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और
ज ब स में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन वे सिर पैर के बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा? मेरे दर्जे में आओगे तो लाला सारे के बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो जाऊं लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था। ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज निस्वाद लगने लगा था, अतः जल्दी से खाना खाया और स्कूल पहुंच गया। फिर सालाना समय बीतता गया, फिर सालाना इम्तहान हुआ और ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने कठिन परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द याद किया। 10 बजे रात तक, सुबह 4 बजे से रात तक उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने पर अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। अब मैं अपना अधिकतर समय पतंग उड़ाने में व्यतीत करने लगा। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं पतंग पकड़ने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग पकड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हूँ, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाया करते थे, लेकिन और तुम यहाँ पतंग उड़ा रहे हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम्हारी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों को का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तक तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तुमसे जो ज़्यादा तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt क्यों ना पढ़ जाओ। समझ किताबों से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात में आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमेशा समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने की सिवाय तुम्हें कुछ और ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादाजी
होंगे तो वह घबराएंगे नहीं, बल्कि डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इस पे इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ ज़्यादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई को मुझ से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को भी ले लो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ सब के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ा, कर्जदार रहते रहे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लगेंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ अर्थात पतंग हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था।